स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 9 चीफ की दावत। भीष्म साहनी ने इसको लिखा है और ये जो हिंदी की कहानी है ये बड़ा ही मार्मिक कहानी है। मतलब बड़ा इमोशनल है कि कैसे एक शहर में आने के बाद हम बड़े बुजुर्गों को बिल्कुल ही एक अलग थलग कर देते हैं, क्योंकि उनका जीवन भर का जो रहने का तरीका है वो हमारे साथ मैच नहीं कर पाता है। और क्या है कि हम उनके साथ बदसलूकी, उनके साथ बदतमीजी करते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। हमें लगता है तो बेकार की चीज़ें हैं। लेकिन बड़प्पन इस बात का देखिए कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो उतने टॉर्चर और उतने बदतमीजी के बाद भी वो अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। ये जो पूरी कहानी है इसी के ऊपर बेस है। कहानी का जो मेन बैकग्राउंड है कि एक हस्बैंड वाइफ हैं, वो एक प्राइवेट जॉब करते हैं और वहाँ पर उनका जो चीफ है, उनका जो बॉस है, वो उनके घर पे आने वाला है, यानी कि गेस्ट के रूप में हम पार्टी करने वाले हैं ये लोग। और भी कई सारे उनके जो कलीग्स हैं वो भी आने वाले हैं। और ये ऐसा दिखाना चाहते हैं कि भाई इनका जो मतलब उनके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट है, काफ़ी अच्छा पार्टी उन्होंने अरेंज किया है ना, ताकि उनका प्रमोशन हो सके। और इसी के बीच में कुछ बातचीत उनकी माताजी का भी है, इनमें इनकी वाइफ का है, इनका खुद का है, और ये सारी चीज़ें के ऊपर हमारी कहानी ये बेस्ड है। आप दावतों में शामिल हुए होंगे और घर पर भी दावतें आयोजित की होंगी। इनके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। चीफ की दावत कहानी भी एक दावत की घटना पर आधारित है, जिसके माध्यम से नगरों में रह रहे मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास फैमिलीज में कैसे तेजी से वो उन्नति करना चाहते हैं, मतलब ग्रो करना चाहते हैं। उनके अंदर जो लालसा है, उनके अंदर जो लालचपन है, उनके अंदर जो अवसरवादिता है जिसको लेकर वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, उनके अंदर जो सेल्फनेस है, जो स्वार्थी पूर्ति है, और इसको लेकर फैमिलीज के रिलेशंस में उनका क्या आत्मीयता है, कनेक्शन है, कैसे वो फैमिलीज को एक तरफ कर देते हैं और अपनी उन्नति, अपने प्रमोशन, बाकी चीज़ों को एक तरफ रखते हैं। सो इसी परिप्रेक्ष्य से, यानी इसी बैकग्राउंड पर, इसी बेस्ड पे हमारी स्टोरी आगे हम पढ़ने वाले हैं। आज मिस्टर सामनाथ के घर चीफ की दावत थी। मतलब मिस्टर सामनाथ वो व्यक्ति हैं जो उनकी वाइफ है, उनकी एक माताजी हैं, और उनके घर पे उनका जो बॉस है और ऑफिस के जो लोग हैं वो आने वाले हैं। मतलब एक कह सकते हैं पार्टी करने वाले हैं। यहाँ पर लिखा है, सामनाथ और उनकी धर्म पत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत न थी। क्यों भाई? क्योंकि घर में सारे अरेंजमेंट करने थे, क्योंकि सारे लोग आ रहे हैं, है ना, तो सजावटें करनी है, व्यवस्था करना है, अरेंजमेंट करना है, करते हैं ना इस तरह की चीज़ें। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, है ना, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, क्योंकि भाई पहले हम बाद में सज संवर लेंगे, बाल को ऐसे ही मोड़ लिया जैसे लेडीज लोग जनरली कर लेते हैं। मुंह पर फैली हुई सुर्खी, पाउडर को भूले, है ना। मिस्टर सामना सिगरेट पर सिगरेट फूक रहे हैं, चीज़ों को फेरिस्त माथे में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। कहते हैं कि आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कितने बजे? 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियाँ, मेज, तिपाइयाँ, नैपकिन, है ना, फूल, सब बरामदे में पहुंच गए। ये सब देख रहे हैं, बरामदे में पहुंच गए। भाई ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया, ड्राइंग हॉल में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी सामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? घर में माँ भी थी। अच्छा जी, इस बात की ओर उनका और उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान ही नहीं गया था, है ना। मिस्टर सामनाथ श्रीमती को घूम कर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? इंग्लिश में बोला होगा, माँ का क्या होगा? श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर बाद सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहें, कल आ जाएं। सामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे, फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो।
पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहें कि जल्दी ही खाना खा के शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाए। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम से निपट ले वो। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया, मगर फिर सहसा श्रीमती बोली, जो वह सो गई और नींद में खराटे लेने लगी तो साथ ही तो बरामदा है जहां लोग खाना खाएंगे। तो फिर वो बोलता है, तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाजा बंद कर ले। अरे मैं बाहर से ताला लगा दूंगा, या माँ को कह देता हूँ कि अंदर जाके सोए नहीं, बैठी रहे, और क्या। और सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले, 11-11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। सामनाथ कुछ चीजें उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। ये कौन बोल रहा है? अपनी वाइफ को बोल रहा है कि अच्छा हुआ भाई के पास जा रही थी, तुमने बीच अच्छा बनने के लिए ऐसा कर दिया। तो वो उसकी वाइफ बोलती है, वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं, तुम जानो और वो जाने। मिस्टर सामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का नहीं था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है। और उन्हीं कदमों से माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होते देखते हुए माँ का भी दिल धड़क रहा था। बेटे के ऑफिस यानी दफ्तर का बड़ा साहब घर पे आ रहा है, सारा काम सुविधे से चला जाए। माँ, आज तुम जल्दी खाना खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा, तुम जानते हो मांस मछली बने हैं तो मैं कुछ नहीं खाती। जैसे भी हो अपने काम जल्दी से निपट लेना। अच्छा बेटा। और वो बोलता है, और माँ, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर में तुम यहाँ बरामदे में बैठना, फिर जब हम यहाँ आ जाएं तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। माँ शॉक्ड हो गई। माँ अवाक बेटे को चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। और माँ, जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खराटों की आवाज़ दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज में बोली, क्या करूं बेटा, मेरे बस की बात नहीं है, जब से बीमारी से उठी हूं नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर सामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़ बुन खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक उधार आ निकला तो भाई 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियां होंगी, है ना, कोई भी गुसल खाने की तरफ जा सकता है। क्षोभ और क्रोध में वह फिर झुंझला उठे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठनी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर जरा बैठो तो। माँ माला संभालती पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पे आकर बैठ गई। यूं नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते हैं, यह खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे उतार दी। और खुदा के वास्ते नंगे पांव नहीं घूमना, न ही वह खड़ाऊ पहन के सामने आना, किसी दिन तुम्हारी यह खड़ाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनोगी माँ? जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लूं। मिस्टर सामना सिगरेट मुंह में रखे फिर अधखुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की ओर सोचने लगे। सामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। भाई घर का जो मैनेजमेंट है, संचालन है, उनके अपने हाथ में था। खूंटियाँ कमरों में कहाँ लगाई जाएं, बिस्तर कहाँ बिछें, किस रंग के पर्दे लगाए जाएं, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो। सामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात माँ से हो गया तो कहीं लज्जित नहीं होना पड़े। माँ को सिर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहन लो माँ, पहन के आओ तो जरा देखूं। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। यह माँ का झमेला ही रहेगा,
फिर उन्होंने अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात हो तो कोई कहे, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा तो सारा मजा जाता रहेगा। माँ सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफ़ेद कपड़ों में लिपटा छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप पाए थे। पहले से कुछ ही कम कुरूप नज़र आ रही थी, मतलब थोड़ा सा अच्छा लग रही थी, मतलब कुरूपता जो थी ना, अगली जो उसको कहते हैं। अब भाई एजेड शरीर है तो लगेगा ही लगेगा। अब देखो ये नालायक बेटा क्या बोलता है, चलो ठीक है, कोई चूड़ियाँ वुड़ियाँ हो तो वो भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं है। चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। यह वाक्य सामनाथ को तीर कर लग गया। तिनक कर बोला, यह कौन सा राग छेड़ दिया? माँ सीधा कह दो ना कि जेवर बस इससे पढ़ाई लिखाई क्या ताल्लुकात है? भाई जो जेवर बिका कुछ बनकर ही आया है, नीरा लडूना तो नहीं लौटाया, जितना दिया था उससे दोगुना ले लेना। मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूंगी, मेरे मुंह से यूं ही निकल गया। जो होते तो लाख बार पहनती। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर सामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। सामनाथ जाते ही एक बार फिर माँ को हिदायत करने गए, माँ रोज की तरह गुमसुम बन के नहीं बैठी रहना, अगर साहब इधर आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक तरह से बात का जवाब दे देना। मैं ना पढ़ी ना लिखी बेटा, मैं क्या बात करूँगी, तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं है, वह नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चिक सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वो क्या जवाब देंगी। अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर वो घबरा उठती थी। यह तो अमरीकी है, ना मालूम क्या पूछे, मैं क्या कहूंगी। माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर टांग लटकाए वहीं बैठी रही। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। सामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रो में बह रहा था जिस रो में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट न थी, कोई अड़चन न थी। भाई साहब को विस्की पसंद आई थी, मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफा कवर का डिजाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर क्या चाहिए। साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियां कहने लग गए। भाई दफ्तर में जितना रोब रखते थे, यहाँ पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफ़ेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओत प्रेत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्री की आराधना केंद्र बनी हुई थी। बात बात पे हंसती, बात बात पे सिर हिलाती, और सामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। इसी रो में पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरता पता ही ना चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। ड्राइंग हॉल से आगे आगे सामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही सामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गई और क्षण भर में सारा नशा हिरन होने लगा। बरामदे में ऐन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए और सिर से दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था। मुंह से लगातार गहरे खर्राटों की आवाजें आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो खर्राटे और भी गहरे उठते, और फिर जब झटके से नींद टूटती तो सिर दाएं से बाएं झूलने लगता। ये सिचुएशन था। पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इधर माँ बैठी है और इधर ये पार्टी चल रही है। पल्ला सिर से खिसक आया था और माँ के झरे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। देखते ही सामनाथ क्रुद्ध हो उठे। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दे,
और उन्हें कोठरी में ढकेल दे, मगर ऐसा करना संभव नहीं था। क्यों भाई? क्योंकि गेस्ट उनके साथ में है। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। माँ को देखते ही देसी अफसरों को कुछ स्त्रियां हंस दी। इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। ठीक है ना? माँ हड़बड़ाकर उठ के बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते ना बना। झट से पल्ला सिर पर रखते हुए खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर-थर कांपने लगी। माँ, तुम जाके सो जाओ, तुम इतनी देर से जाग रही थी। अने उसने बोला कि माँ तुम जाके सो जाओ, तुम क्यों इतनी देर से जाग रही थी? और खिसियाई हुई नजरों से सामना चीफ के मुंह की ओर देखने लगा। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था। माला जाप कर रही होगी, दूसरा बाहर। ठीक तरह से नमस्ते भी ना कर पाई। सामनाथ इस पर भी खिन्न हो उठे। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ मिलाने के लिए माँ के आगे किया। माँ और भी घबरा उठी। माँ, हाथ मिलाओ। पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ पे रख दिया। सामना दिल ही दिल जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूं नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है, दायां हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीफ माँ का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू। कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती है, मैं ठीक हूँ। कहो माँ, हाउ डू यू डू। माँ धीरे से सकुचते हुए बोलती है, हाउ डू डू। एक बार फिर कहा उठा। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चाहने लगे थे। सामनाथ के मन का क्षोभ कुछ कुछ कम होने लगा था, जो गुस्सा था। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और माँ सिकड़ू जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। सामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही है, इसलिए आपसे लजाती है। साहब इस पर खुश नजर आए। बोले, सच? मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होगी। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टिकटिकी बांधे देखने लगे। माँ, साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ, कोई पुरानी गीत, तुम्हें तो कितने ही याद होंगे। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है। वाह माँ, मेहमान का कहा कोई टालता है। साहब ने इतनी रीस से कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पत्तर अनार दे। देसी अफसर और उनकी स्त्रियों ने सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लहजे में कहा, माँ। इसके बाद हाँ या ना का सवाल ही ना उठता था। माँ बैठ गई और क्षीण दुर्बल लर्जती आवाज में पुराना विवाह का गीत गाने लगी। हरियाणी माए हरियाणी भेड़े, हरियाते भागी भरिया है। देसी स्त्रियां खिलखिला के उठ पड़ी। 3 पंक्तियां गा के माँ चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही ना करते थे। सामनाथ की खींच प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी थी। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांव की दस्तकारी क्या है जो हाथ से बनाते हैं। सामनाथ खुशी में झूम रहे थे। बोले, ओ बहुत कुछ साहब, मैं आपको एक सेट उन चीज़ों का भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज़ नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती है। सामनाथ कुछ सोचते हुए, लड़कियां गुड़ियां बनाती हैं, औरतें फुलकारियां बनाती हैं। फुलकारियां क्या है? सामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ को बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है? माँ चुपचाप अंदर गई और पुरानी फुलकारी उठा के ले आई।
साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसके तागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि को देखकर सामनाथ बोले, यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा, माँ बना देगी। क्यों माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसी ही फुलकारी बना दोगी ना? माँ चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नज़र कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी। मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए सामनाथ साहब को बोले, वह जरूर बना देगी, आप उसे जरूर खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के हल्के झूमते हुए खानों की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से सबकी आंखें हट गई तो धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे नज़रें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों से छल छल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती, वह बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बांधा तोड़कर उमड़ आए हो। माँ ने बहुत तेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे को चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमते ही ना थे। क्या कर सकते हैं, सिचुएशन आप देख रहे हैं क्या यहाँ सीन बन रहा है। आधी रात का वक्त होगा। मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सटकर बैठी आंखें फाड़े दीवार को देखी जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्धता सामनाथ के घर पर थी, छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों की खनकने की आवाज़ आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाज़ा जोर से खटकने लगा। माँ, दरवाज़ा खोलो। माँ का दिल बैठ गया, हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई है? माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उसे नींद आ गई, क्यों वह ऊँघने लगी, क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया। माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाज़ा खोल। दरवाज़ा खुलते ही सामना झूमते हुए आगे बढ़ाए और माँ को आलिंगन में भर लिया। ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ। ओ अम्मी, अम्मी। माँ की छोटी सी काया सिमटकर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पोंछती हुई धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। सामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया और उनकी परेशानी पर फिर तनाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाहें माँ के शरीर से कम पड़ गई। क्या कहा माँ? यह कौन सा राग तुमने छेड़ दिया? सामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा था। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने अपना खा पहन लिया, अब यहाँ क्या करूँगी। जो थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी हैं, भगवान का नाम लूँगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले आओ। माँ, तुम मुझे धोखा देके यूं ही चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं, साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई, फिर बेटे के मुंह की ओर देखते हुए बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उसने कुछ कहा है? कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश गया है। कहता था जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेगी तो मैं देखने आऊँगा कि कैसे बनाती है। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है, मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उसकी झुर्रियाँ, मुंह खिलने लगा, आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा, तरक्की यूं ही हो जाएगी। साहब को खुश रखूंगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और थोड़ी हैं। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसे बन पड़ेगा बना दूंगी। और माँ दिल ही दिल में फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। और मिस्टर सामनाथ अब सो जाओ माँ कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर
घूम गए। ये थी पूरी कहानी। हमारे समाज और सोसाइटी में अक्सर ये चीज़ें देखने को मिलती है। हो सकता है कि हमारे जीवन में भी ऐसे दृश्य देखने को मिले, हमारे घर में भी कोई बुजुर्ग हों। अब जज आपको करना है, क्या आप भी सामनाथ की तरह बिहेव करेंगे अपने बुजुर्गों के साथ में, या उन्हें वो मान सम्मान इज्जत देंगे जैसे उन्होंने आपको बचपन से पाला पोसा बड़ा किया और उंगली पकड़ के चलना सिखाया। नाउ इट्स योर वे, योर चॉइस। जब हमारे साथ ऐसा होगा ना, क्योंकि जो हम करेंगे हमारे बच्चे भी वही देखेंगे, तो उस टाइम पे अगर आपने सही नहीं किया है ना, तो अपने साथ भी सही होने की उम्मीद मत करना, क्योंकि जो करोगे वही पाओगे। और फिर समाज से ही तो बच्चे सीखते हैं, और समाज सामनाथ जैसे लोगों से ही तो मिलके बना है। ऐसे ऐसे लोग ही तो हर घर में होते हैं जो इस तरह का माहौल बनाते हैं कि अपना प्रमोशन, अपना सब कुछ अपने घर के बुजुर्गों से बड़ा है, अपने घर के रिश्तों से बड़ा है। वो कुछ भी करने को तैयार है। एक लाचारी बेबस माँ, जिसे एक प्यार की ज़रूरत है, जिसे एक इज्जत की ज़रूरत है, जिसे एक अपनापन की ज़रूरत है, उसे इस तरीके से धुतकार रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि जब वो बुजुर्ग होगा और उसके साथ अगर गलत होगा, तो फिर वो किसी को ये नहीं कह सकता है कि समाज गलत है, क्योंकि समाज इन्हीं जैसे लोगों ने बनाया है। तो ये केवल कहानी नहीं है, केवल पढ़ाई नहीं है, केवल सिलेबस नहीं है, बल्कि एक सबक है कि अपने जीवन में हम कैसे अपने घर के लोगों के साथ में, बुजुर्गों के साथ में व्यवहार करते हैं। और हमारे इर्द गिर्द में, हमारे दोस्तों में, हमारे परिवार में अगर किसी बुजुर्ग के साथ ऐसा हो रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनके बच्चों को अच्छी तरीके से ये बात समझाएं कि आज जो तुम कर रहे हो कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे बच्चे यही देखकर बड़े होंगे। तो ये एक जिम्मेदार व्यक्ति बनने की दिशा है। और हम धन्यवाद करते हैं ऐसे कहानियों का, ऐसे लेखक का, जो कहानियों के जरिए हमें जीवन में नई नई बातें सिखाते हैं और साथ ही साथ हमें अपने आसपास के लोगों को भी इज्जत देना सिखाते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। कहानी अच्छी लगी हो कमेंट में हमें बता सकते हैं। हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में